हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम बात किए थे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति को बात करने से पहले हम भाग नंबर 5 में बात कर लेते हैं कि देखिए 5 में किसका उल्लेख किया गया है। तो संघ का उल्लेख किया गया है। भाग नंबर 5 कितने से कितने अनुच्छेद के मध्य में है। तो अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 151 के मध्य भाग नंबर 5 है। और उसमें भाग नंबर 5 में 52 से लेकर अनुच्छेद नंबर 61 तक, 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो देखिए, उम्मीद लगाते हैं कि आपको राष्ट्रपति के बारे में कितने से कितने अनुच्छेद और किस भाग के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है उसको आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। देखिए, बार बार एग्जामों में पूछता है कि भारत का या देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। उसके बाद में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, अर्थात संविधान की दृष्टि से, अर्थात नियम, कानून और कायदे की दृष्टि से अगर बात करें तो राष्ट्रपति क्या होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। देखिए, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति के शासन प्रशासन का उपयोग कौन करता है। तो प्रधानमंत्री करता है। अर्थात इसीलिए भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। ये क्या होता है, नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 52 की। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 52 में बताया गया है कि भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 53 में। इसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन कहते हैं। उसके बाद में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष, जिसे ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव कहते हैं। उसी तरह वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए, इसमें 2 अनुच्छेद आप देख चुके हैं, अनुच्छेद नंबर 52 और अनुच्छेद नंबर 53। उसके बाद में आप बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 54 के बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अर्थात चुनाव आयोग और निर्वाचन मंडल। तो देखिए, निर्वाचन मंडल की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। पहला बात कर लेते हैं संसद और विधानमंडल। देखिए, संसद में कौन कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और विधानमंडल में क्या होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो देखिए, इसमें लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में उनकी भागीदारी होती है। उसके बाद में राज्यसभा के भी सदस्यों का निर्वाचित सदस्यों का राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी होती है। उसके बाद में विधानमंडल में जो विधानसभा और विधान परिषद है, इसमें विधानसभा अपने जो विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार तो लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं, क्योंकि ये 6 राज्यों में ही विधान परिषद के सदस्य नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं। इसीलिए विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लिया जाता है। अर्थात बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं
अनुच्छेद नंबर 54 के बाद में अनुच्छेद नंबर 55 कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन सी विधियाँ होती हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। जैसे मान लीजिए 3 उम्मीदवार A, B, C, 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। उसमें मान लीजिए 4 आदमी जो हैं राष्ट्रपति को मत देना है। उसमें 4 में से मान लीजिए पहला व्यक्ति आया, A को पहले पे प्रेफरेंस दिया, B को तीसरे नंबर पे, C को दूसरे नंबर पे। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति आया तो A को पहली बार और दूसरी पे B को रखा और तीसरी पे C को रखा। इसी तरह चारों लोग अपना मत देते गए। तो पहली बार बात करेंगे कि देखिए, एक पे A को सबसे ज़्यादा रखा गया, इसलिए A राष्ट्रपति के चुनाव के राष्ट्रपति बनने के हकदार है। उसी प्रकार कभी कभी ऐसी भी प्रक्रियाएं आ जाती हैं जब एक ही व्यक्ति को बराबर मत मिल जाते हैं, तो उस केस में पुनः वोटिंग कराने की प्रक्रिया आ जाती है, अर्थात पुनः चुनाव कराना पड़ता है। तो ऐसी केस एक बार बस मात्र डॉक्टर बीबी गिरी के समय आई थी। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 55 के बाद अनुच्छेद नंबर 56 के बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक रह सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता को बताया गया है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ा जा सकता है। अर्थात अगर राष्ट्रपति बनने के लिए आप एक या एक से अधिक बार चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, कौन है राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 58 की बात करें तो राष्ट्रपति पद की योग्यता। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता में पहला, भारत का वो नागरिक होना चाहिए जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद की योग्यता रखता है। उसके बाद 35 वर्ष की आयु हो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और लाभ के पद पर न हो, और उसके साथ निर्वाचन मंडल के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सदस्य भी होने चाहिए। उसके बाद में आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 58 के बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 59 की। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या शर्त होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। पहली, उसे जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में पागल ना हो और दिवालिया ना हो। तो देखिए, दिवालिया का अर्थ ये होता है कि अगर किसी की आय पूरी अर्थात संपत्ति अगर 2 करोड़ रुपए की है और उसे बेचकर अगर 2 करोड़ से ज़्यादा वो कर्ज में चला गया है, तो अर्थात वो आय से अधिक संपत्ति ले चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 60 की। तो अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रक्रिया को बताया गया है कि राष्ट्रपति पद को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो अगर उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति पद को उसके पद से हटाने की कौन सी प्रक्रिया होगी, अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया 2 केसों में लगाई जा सकती है। पहला, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, अर्थात जब कोई राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, अर्थात देश हित के बारे में बात न करें, तो उस केस में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। उसके बाद में दूसरा, संविधान का अतिक्रमण करने के केस में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कैसे संचालित की जाती है। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अर्थात सदन में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। उसके बाद महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व उसे लिखित सूचना देनी पड़ेगी।
जिस पर सदन के 1/4 अर्थात 25% लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन का 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो। उसके बाद दूसरे सदन के भी 2/3 बहुमत उसके पक्ष में हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अर्थात उसके बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं कि राष्ट्रपति की कुछ अधिकार और शक्तियाँ होती हैं, जिसमें पहला नियुक्ति संबंधी अधिकार कि राष्ट्रपति द्वारा किसको किसको नियुक्त किया जा सकता है। पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद में प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके साथ साथ जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति संबंधी अधिकार के बाद हम बात करते हैं विधायी शक्तियाँ, या इसी को कानूनी शक्तियाँ भी कहते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक लागू नहीं किया जा सकता, पहली बात। उसके बाद में दूसरी बात करें तो राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अगर अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता हो तो वो शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास निहित होती है। लोकसभा को भंग करने की संबंधी अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। जैसे धन विधेयक अगर लाया जाए तो उस केस में राष्ट्रपति की सहमति अति आवश्यक होती है। नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन संबंधी विधेयक के बारे में चर्चा करने से पहले राष्ट्रपति से सलाह लेना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद में लास्ट संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक में भी राष्ट्रपति की सहमति अति आवश्यक होती है। आगे बात करते हैं, संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके हाथों में होता है, तो राष्ट्रपति के हाथों में होता है। देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। पहले लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करता था, लेकिन संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं राजनीतिक शक्तियाँ। देखिए, राजनीतिक शक्तियों की अगर बात करें तो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अर्थात दूसरे देशों से कोई भी अगर बात विवाद हो, उससे संबंधी अगर कोई समझौता या संधि होती है तो उस समय राष्ट्रपति का होना अति आवश्यक है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजपूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों से आए हुए राजपूतों की नियुक्तियों का अनुमोदन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं सैन्य शक्तियाँ। तो देखिए, जो भारत की जो सारी सैन्य शक्तियाँ हैं उसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जैसे बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के किसी भी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं कि सैन्य बलों की जो सर्वोच्च शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति में सन्निहित होती है। अर्थात राष्ट्रपति के अंडर में रक्षा मंत्री होता है और रक्षा मंत्री के अंडर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे CDS कहते हैं। अर्थात आज CDS कौन है, बिपिन रावत हैं। उसके बाद में बात करते हैं भारत के पहले CDS कौन थे, बिपिन रावत। उसके बाद में इनके अंदर CDS के अंदर में कौन होता है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना होती हैं। और इन सभी का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं क्षमादान की शक्तियाँ। तो देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 72 के अंतर्गत किसी भी अपराधी का क्षमा क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। अर्थात किस अनुच्छेद के थ्रू माफ़ करेगा, तो अनुच्छेद नंबर 72 के अंतर्गत। विशेष शक्तियों की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसके बाद में आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आप जानते हैं कि अनुच्छेद नंबर 352 में उल्लेख किया गया है। वहीं राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 356 में
उल्लेख किया गया है। वहीं वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 356 में किया गया है। अब उसके बाद में लास्ट में हम बात कर लेते हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट होती हैं, जहां से बार बार एग्जामों में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, उसको देख लेते हैं। पहला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने तो कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की अगर पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो प्रतिभा सिंह पाटिल हैं। उसके बाद निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति की अगर बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। उसके बाद में पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की अगर बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद हैं। देखिए, राजेंद्र प्रसाद ये हैं जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।